हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। पिछले हफ्ते का एपिसोड हमने जयपुर के आइकॉनिक सवाई मानसिंह स्टेडियम से किया था और आप सभी का उस पर शानदार रिस्पांस मिला। हम आगे भी इसी तरह स्पेशल एपिसोड्स देश और दुनिया के स्पेशल स्टेडियम से करते रहेंगे। फिलहाल 2025 की शुरुआत भारतीय खेल जगत के लिए कहीं शानदार रही है तो कहीं थोड़ी निराशाजनक। कुछ खेलों में उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन हुआ और कुछ बड़े नामों ने हमें थोड़ा निराश किया। यही तो खेल का नाम है, हार जीत से सीखते हुए नए सितारों की खोज में आगे बढ़ते रहना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की टॉप स्पोर्ट्स हेडलाइन से। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज का पहला T20 मैच 7 विकेट से जीता। अभिषेक शर्मा की धमाकेदार पारी। रणजी ट्रॉफी 2025 का सीजन शुरू, भारतीय टॉप बल्लेबाजों का खराब प्रदर्शन जारी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा, बुमराह और कुलदीप यादव की धमाकेदार वापसी। इंडोनेशिया ओपन में भारतीय शटलर्स का निराशाजनक प्रदर्शन, भारतीय चुनौती 2 दिन में समाप्त। भारतीय पुरुष और महिला खो खो टीमों ने वर्ल्ड कप में इतिहास रचते हुए खिताब जीते। भारतीय फिजिकली डिसेबल्ड टीम ने श्रीलंका में इंग्लैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीती। अब बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले की, जो कोलकाता के ईडन गार्डन स्टेडियम में खेला गया। टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए यह मैच 7 विकेट से अपने नाम किया। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी और इस फैसले को सही साबित किया टीम की कसी हुई गेंदबाजी ने। इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवर में 132 रन बनाए। कप्तान जॉस बटलर ने इंग्लैंड के लिए सबसे बड़ा योगदान दिया, 68 रनों की शानदार पारी खेली। हालांकि भारत के प्लेइंग 11 में एक चौंकाने वाला फैसला लिया गया जब मोहम्मद शमी को टीम में जगह नहीं मिली, लेकिन इस फैसले को अर्शदीप सिंह ने अपनी स्विंग और वरुण चक्रवर्ती ने अपनी मिस्ट्री स्पिन से सही ठहराया। इन दोनों गेंदबाजों ने मिलकर 5 अहम विकेट चटकाए और इंग्लैंड को बड़े स्कोर तक पहुंचने से रोक दिया। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम की शुरुआत धमाकेदार रही। युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने इंग्लिश गेंदबाजों पर कहर बरपाते हुए सिर्फ 34 गेंदों में 79 रन ठोक दिए। उनकी इस पारी में 8 छक्के और 5 चौके शामिल थे। भारत ने मात्र 12.5 ओवर में ये लक्ष्य हासिल कर लिया, जिससे दर्शक रोमांचित हो गए। वरुण चक्रवर्ती को अपनी 23 रन देकर 3 विकेट की शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में अभिषेक शर्मा ने अपनी पारी का श्रेय टीम मैनेजमेंट को दिया। कोच एंड कैप्टन ने मैनेज किया सारे प्लेयर्स को, इवन दो मैंने अच्छा नहीं किया था, बट फिर भी उन्होंने बोला था कि वी नो यू गोना विन द गेम फॉर अस, एनी गेम, एंड जस्ट गो एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। आई थिंक जब कोई कैप्टन या कोच ऐसे बोलते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा कॉन्फिडेंस एंड आप अपने आप को बैक करते हो। इस जीत के साथ भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब सबकी नजरें चेन्नई में होने वाले अगले मुकाबले पर है, जहां टीम इंडिया अपनी बढ़त को और मजबूत करने उतरेगी। T20 में भारत गंभीर के कोच बनने के बाद नई ऊर्जा और रणनीति के साथ खेलता दिख रहा है, लेकिन टेस्ट और ODI में खराब प्रदर्शन सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये सही समय है कि गंभीर को सिर्फ T20 का स्थायी कोच रखा जाए, और क्या टेस्ट और ODI के लिए एक अलग कोच की जरूरत है। सोचने वाली बात है। खैर, सीरीज का सेकंड मैच बस कुछ ही देर में चालू होने वाला है एंड वी होप इंडिया सेकंड मैच भी आराम से जीतेगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय टेस्ट क्रिकेट के दिग्गज रणजी ट्रॉफी में फॉर्म वापस पाने की कोशिश में उतरे हैं, लेकिन प्रदर्शन ने फैंस को निराश कर दिया है। मैच की पहली इनिंग्स में रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल का क्रीज पर संघर्ष सिर्फ 45 गेंदों तक चला और ये चारों ने मिलकर सिर्फ 12 रन ही जोड़े। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीनियर खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट को सीरियसली नहीं ले रहे हैं। भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान रोहित शर्मा का खराब फॉर्म रणजी ट्रॉफी में भी जारी रहा। मुंबई बनाम जम्मू कश्मीर के मैच में वो पहली पारी में सिर्फ 3 रन बनाकर आउट हो गए। शुभमन गिल भी केवल 4 रन ही जोड़ सके। वहीं सौराष्ट्र के खिलाफ राजकोट में दिल्ली की ओर से खेल रहे ऋषभ पंत 10 गेंदों में ही पवेलियन लौट गए। दूसरी पारी में भी रोहित, पंत और यशस्वी जायसवाल का प्रदर्शन खास नहीं रहा और वो स्कोरर्स को ज्यादा परेशान नहीं कर सके।
हालांकि रविंद्र जडेजा ने परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाते हुए बेहतरीन प्रदर्शन किया। उन्होंने दिल्ली के खिलाफ 12 विकेट झटके और 36 गेंदों पर 38 रन बनाकर ये साबित किया कि वो भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप ऑलराउंडर्स में से एक हैं। ऑस्ट्रेलिया में मिली हालिया हार के बाद बीसीसीआई ने इंटरनेशनल खिलाड़ियों के लिए रणजी ट्रॉफी खेलना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि विराट कोहली और केएल राहुल ने इस राउंड को स्किप किया, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले मैचों में वो अपनी अपनी रणजी टीम्स के लिए मैदान पर नजर आएंगे। रणजी ट्रॉफी में बड़े नामों का संघर्ष ये दिखाता है कि घरेलू क्रिकेट की चुनौती आसान नहीं है। पर क्या ये खिलाड़ी रणजी ट्रॉफी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं? हमने इसी विषय पर पूर्व रणजी खिलाड़ी दीपक जैन से बातचीत की और जाना कि आगे का रास्ता क्या होना चाहिए। सभी इंटरनेशनल प्लेयर का डोमेस्टिक क्रिकेट में खेलने से उस देश की परफॉर्मेंस पे बहुत फ़र्क पड़ता है, उसका डोमेस्टिक सर्किट बहुत मजबूत होता है। और इसके लिए मेरा मानना ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट ज़रूर खेलना चाहिए इन सभी इंटरनेशनल प्लेयर्स को, और ख़ासकर उन लोगों को तो बिल्कुल ही खेलना चाहिए जिनकी परफॉर्मेंस इंटरनेशनल सर्किट पे नहीं आ रही है। मैंने पहले अपने टाइम में देखा है कि गावस्कर नेदरलैंड्स के लिए मैच खेलने आते थे और रणजी ट्रॉफी तो कभी छोड़ते ही नहीं थे, वो तो अपना क्लब मैच भी नहीं छोड़ते थे। सचिन तेंदुलकर ने एक बार हमारे साथ राकेश टंडन का बेनिफिट मैच खेला था, जबकि वो रात को 2 बजे ऑस्ट्रेलिया से ही लौटे थे। तो इस टाइप का कमिटमेंट जिन प्लेयरों में होता है वो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी और शानदार होती है। जिस तरीके से ये लोग आज परफॉर्म कर रहे हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में, बिल्कुल उससे साफ लगता है कि इनको ज़बरदस्ती बोला गया खेलने के लिए, एंड जस्ट सेक ऑफ प्लेइंग दे आर प्लेइंग दिस डोमेस्टिक क्रिकेट। इट्स नॉट गोइंग टू इम्प्रूव देयर ओन परफॉर्मेंस एज वेल एज इट विल नॉट इम्प्रूव आवर डोमेस्टिक सर्किट्स परफॉर्मेंस एज वेल। तो इसके लिए तो इनको बोर्ड को थोड़ा हार्श होना पड़ेगा और बोर्ड को बहुत क्लियरली बोलना पड़ेगा कि नेक्स्ट सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द डोमेस्टिक सर्किट्स परफॉर्मेंस। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है। बड़ी खबर यह है कि जसप्रीत बुमराह टीम में शामिल किए गए हैं, जिनकी फिटनेस को लेकर सवाल उठ रहे थे। साथ ही यशस्वी जायसवाल को पहली बार वनडे टीम में मौका मिला है, जबकि मोहम्मद शामी और कुलदीप यादव चोट से उबरकर टीम में वापस आए हैं। टीम की कमान रोहित शर्मा संभालेंगे और चयनकर्ताओं ने बुमराह की फिटनेस और स्पिन ऑलराउंडर्स की भूमिका पर चर्चा की। Jassi with Bumrah, we are waiting to hear about his fitness and when he is likely to be available. So Harshit Rana will be part of the one-day squad against England right now, because at the moment I don't think he's likely to be fit for the first couple of games, at least from what we gather. And we'll probably hear more over the next week or so. You can cover all bases. We have an off spinner, we have a left arm spinner, and then we have a China. Not to forget Kuldeep as well there. So you sort of try and cover all bases when you pick a team. So I think with these 3 guys, you try and sort of cover those bases. भारत के लिए साल 2025 बैडमिंटन के लिहाज से बहुत ही खराब रहा है। अब तक इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन ओपन में भारत का अभियान गुरुवार को समाप्त हो गया, जब लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु और स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रैंकी और चिराग शेट्टी शुरू के मुकाबलों में हारकर बाहर हो गए। आइए जानते हैं इस निराशाजनक प्रदर्शन के बारे में और इसके पीछे की कुछ वजहें। इंडोनेशिया ओपन में दुनिया के नंबर 10 रैंकिंग के खिलाड़ी लक्ष्य सेन का खराब फॉर्म जारी रहा। जापान के केंटा निशिमोतो के खिलाफ 16-21, 21-12 और 21-23 से हार के साथ वे पुरुष सिंगल्स के दूसरे राउंड से बाहर हो गए। यह मुकाबला सिर्फ 50 मिनट तक चला। इसके अलावा एशियाई खेलों के चैंपियन सात्विक और चिराग, जो हाल ही में मलेशिया सुपर 1000 और इंडिया ओपन सुपर 750 में लगातार सेमीफाइनल तक पहुंचे थे, थाई जोड़ी से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गए। मिश्रित युगल में ध्रुव कपिला और ताशिया क्रास्टो की जोड़ी ने बढ़त के बावजूद मलेशियाई जोड़ी पैंग रॉन हु और सू यिन चैंग से हार का सामना किया। इससे पहले 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु और उभरते खिलाड़ी प्रियंशु राजावत बुधवार को पहले राउंड में ही हारकर बाहर हो गए थे। 7वीं वरीयता प्राप्त सिंधु को वियतनाम की गुएन थुई लिन ने 22-20 और 21-12 से हराया। पिछले कुछ समय से भारतीय बैडमिंटन के प्रदर्शन में गिरावट के कारणों में प्रमुख हैं पीवी सिंधु और एचएस प्रणॉय की चोटें और अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर का दबाव। इसके साथ ही लक्ष्य सेन जैसे खिलाड़ियों की अनियमित फॉर्म
और विरोधी टीमों द्वारा उनकी कमजोरियों का फायदा उठाने से प्रदर्शन प्रभावित हुआ है। खिलाड़ियों को अपनी रणनीति में विविधता और अधिक लचीलापन दिखाने की अब सख्त आवश्यकता है। अब बात करेंगे एक ऐसे खेल की जो भारत की मिट्टी से जुड़ा है और जिसने देश का मान पूरी दुनिया में बढ़ा दिया है। हम बात कर रहे हैं खो खो की, जिसमें भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने वर्ल्ड कप में अपना परचम लहराते हुए इतिहास रच दिया। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित पहले खो खो वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय पुरुष और महिला टीमों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए नेपाल को हराकर खिताब अपने नाम किया। इस वर्ल्ड कप में कुल 20 देशों की पुरुष और 19 देशों की महिला टीम ने हिस्सा लिया। भारतीय पुरुष टीम ने ग्रुप स्टेज से लेकर फाइनल तक अपने सभी मुकाबलों में जीत हासिल की। महिला टीम ने भी इसी उत्कृष्टता के साथ प्रदर्शन किया। खो खो भारत का एक पारंपरिक खेल है जिसमें खिलाड़ी तेजी से दौड़ते हुए अपनी टीम को आउट करने और विपक्षी टीम के खिलाड़ियों को छूने की कोशिश करते हैं। खो खो देखने में कबड्डी जैसा लग सकता है, लेकिन यह उससे काफी अलग है। इसमें ताकत से ज्यादा तेजी, चपलता और समझदारी का उपयोग होता है। जहां सचिन तेंदुलकर ने टीमों को बधाई दी, तो वहीं भारत की पूर्व ओलंपियन पीटी उषा ने इस खेल को आगे बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया। I think when you start playing it, you won't worry about anything. You'll play all out, and afterwards you will get pain everywhere. It means everybody it works. So it's a good game to be encouraged, and even it is there in the national games also. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर टीमों को बधाई दी और खिलाड़ियों को युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा सम्मानित भी किया गया। खो खो को जब पहले कोई पहचानता नहीं था, कि बोलते थे सभी स्कूल गली वाला खेल है, तो अभी हमारे खो खो को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आया है और हमारा खो खो अभी वर्ल्ड लेवल पर आया है। पहले तो ये मिट्टी पे खेला जाता था, लेकिन मिट्टी से मैट तक, और अभी ये खेल हमारा स्काई तक गया है, तो बहुत प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए। प्लेटफॉर्म हमें इंडिया ने अभी, हमारी फेडरेशन ने, हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने उपलब्ध करके दिया है, तो बहुत खुशी है इस बात की। और आज हम जीते हैं तो मेरी फैमिली, मैं, पूरा सभी लोग खुश है कि हम वर्ल्ड चैंपियंस बने हैं। इस वर्ल्ड कप के जरिए यह उम्मीद की जा रही है कि खो खो को भारत और दुनिया भर में नई पहचान मिलेगी। भारत 2036 में ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए बिड करने की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो खो खो को उस ओलंपिक एडिशन में शामिल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ये वर्ल्ड कप आयोजन उसी दिशा में एक मजबूत कदम साबित हो सकता है। खेल की दुनिया में भारत ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करी। इस बार भारतीय फिजिकली डिसेबल्ड क्रिकेट टीम ने पीडी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। आइए इस शानदार जीत की कहानी जानते हैं। श्रीलंका में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय फिजिकली डिसेबल्ड क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड को 79 रनों से हराकर पीडी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। फाइनल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 197 का विशाल स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम भारतीय गेंदबाजों के आगे टिक नहीं पाई और पूरी टीम सिर्फ 118 रनों पर सिमट गई। इससे पहले राउंड रोबिन स्टेज में भारतीय टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान और श्रीलंका को हराया था। हालांकि इंग्लैंड ने ग्रुप स्टेज में भारत को एक बार हराया था, लेकिन फाइनल में भारतीय टीम ने जोरदार वापसी करते हुए ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। टीम के मुख्य कोच रोहित जलानी ने हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में इस जीत का श्रेय खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और तैयारी को दिया। हमने इंग्लैंड को हराया, उसका श्रीलंका के अगेंस्ट हमने अच्छा खेला। हाँ, डेफिनेटली हम इंग्लैंड के अगेंस्ट एक मैच हारे जिसमें हम लास्ट ओवर में 12 रन चाहिए था और पहली बॉल पे छक्का आने के बाद हम लोग वो मैच 4 रन से हार गए। वो ज़रूर एक सेटबैक था हमारी टीम के लिए, लेकिन शायद वो ज़रूरी था हमें आगे जीत में आने के लिए, क्योंकि उससे हमारे प्लेयर्स ने एक सीखा और आगे कैसे प्लानिंग करनी है, हम लोग सबसे प्लानिंग करी और उसी इंग्लैंड की टीम को हमने फाइनल में बड़े आराम से हरा पाए। तो शायद वो जीत बहुत ज़रूरी, जो हमारी हार थी वो हमारी फाइनल की जीत के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि हमें हमारी गलतियों को, हमारी जो छोटी छोटी मिस्टेक्स हो रही थी उसको सुधारने का मौका मिला और हम लोग कमबैक कर पाए। डेफिनेटली एक अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए कि हम जीत पाए, क्योंकि इस टूर्नामेंट जीतने से हमारे प्लेयर्स को और हमारे क्रिकेट को एक रिकॉग्निशन मिलेगा, जिससे कि इन बच्चों को फ्यूचर के लिए बहुत हेल्प मिलेगी और एक बड़ी प्रीमियर लीग्स या बड़े
टूर्नामेंट्स आयोजन होने में अब स्पॉन्सर्स और कॉर्पोरेट्स आगे आएंगे डेफिनेटली। यह जीत सिर्फ टीम इंडिया के लिए नहीं बल्कि हर उस खिलाड़ी के लिए प्रेरणा है जो किसी भी तरह की चुनौती का सामना करते हुए अपने सपने को जीना चाहता है। इस शानदार जीत के साथ डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रयासों ने यह साबित कर दिया कि फिजिकली डिसेबल्ड खिलाड़ी भी खेल की दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। शो खत्म करने से पहले हम आपको ले चलते हैं एक बेहद खूबसूरत और प्रेरणादायक कहानी की ओर जो हमारे टॉप ओलंपियन नीरज चोपड़ा की जिंदगी से जुड़ी है। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां हर चीज दिखावे और चर्चा में रहती है, नीरज ने अपने फैंस को तब चौंकाया जब अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। इस शादी को अंत तक गुप्त रखा गया और बिना मीडिया पब्लिसिटी के ये संपन्न हुई। नीरज ने हिमानी मोर से शादी की जो एक नेशनल लेवल की टेनिस खिलाड़ी हैं और वर्तमान में वो अमेरिका के एक कॉलेज में ग्रेजुएट असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। नीरज का ये एग्जाम्पल दिखाता है कि कैसे आज की चकाचौंध भरी दुनिया में जो निजी पलों को संजोकर रखा जा सकता है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ आज का शो यहीं खत्म करते हैं। आप हमारे स्पेशल डिजिटल सेगमेंट स्पोर्ट्स टाइम मशीन को जरूर देखिए हर शाम, जिसमें आपको मिलेगी सिर्फ 1 मिनट में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स फैक्ट्स और रोमांचक कहानियां। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। देखते रहिए खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।